Hello everyone, I welcome you all once again to संविधान IES। आज हमारी इंडियन पॉलिटिकल सीरीज की जो है क्लास 8 हम शुरू करने वाले हैं। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे those topics would be union and its territory, special provisions for some states, union territories, scheduled areas and tribal areas। So इसमें से काफी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। These are important topics। So without wasting any time, let's start with union and its territory। तो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 जो है एक्सक्यूज मी ऑफ पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो किससे डील करता है? यूनियन और उसकी टेरिटरी से डील करता है। हमारे जो इंडियन यूनियन है उससे और उसकी टेरिटरी से डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पार्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो इन 4 आर्टिकल्स में मेजरली डिवाइडेड हैं। वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं ये आर्टिकल्स किस बारे में बात करते हैं। तो द नेम, हमारे देश का नाम और उसकी टेरिटरी, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो हमारा यूनियन है। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की अगर कोई नई टेरिटरी हम एक्वायर करते हैं तो उसकी एडमिशन, या अगर कोई नई टेरिटरी हम बनाते हैं तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से की जाएगी। दैट इज अंडर द सेकेंड आर्टिकल। आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर हमें कोई नई स्टेट्स बनानी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या हमने उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, कम करना है, बढ़ाना है, उनके एरियाज को कम बढ़ा करना है या बढ़ाना है। ऑल्टर किसको करना है? या तो बाउंड्री को करना है या फिर उनके नेम्स को करना है, उनके नामों को करना है ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देन कम्स आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बताता है कि जो लॉज हम आर्टिकल 2 और 3 के अंडर बनाते हैं ना, उसका अमेंडमेंट जो है, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल जो मैंने आपको बताया था, हमारे शेड्यूल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनका जो अमेंडमेंट किया जाएगा, लॉज अगर आपको बनाने हैं, किसके लिए? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए। उनके अंडर आपको लॉज बनाने हैं, तो ये बताता है कि उसके लिए किस तरह के अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स, तो आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सो this is about laws which are made under Article 2 and 3, and this provides for, क्या बताता है ये कि किस चीज के बारे में बताता है? लॉज बनाने हैं तो उनका अमेंडमेंट करना पड़ेगा। किसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा? ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स। उनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम नेम एंड टेरिटरी। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन विच इज अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि ये किसके बारे में बताता है? इंडिया। इंडिया, दैट इज भारत। ये इंडिया कहता है और साथ ही साथ इसे भारत भी कहता है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। शैल बी अ यूनियन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने फेडरेशन ना चूज करके हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को चुना था, कि जो हमारा इंडिया है, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक स्टेट्स का गठन होगा, एक स्टेट्स के ग्रुप को कहा जाएगा, उसे हम इंडिया या भारत कह के पुकारेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि स्टेट्स या टेरिटरीज हैं उनको फर्स्ट शेड्यूल में रखा जाएगा, उनको स्पेसिफाई किया जाएगा। जो देश की स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज आप कह लीजिए या टेरिटरीज कह लीजिए, जो जो हमारी लैंड है, जिस तरह की हमारी टेरिटरीज हैं, उनको जो किया गया फर्स्ट शेड्यूल में, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको कोई लॉज बनाने हैं अंदर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। तो उसी के लिए हमें बताया जाता है कि इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में बताया जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल में आपकी स्टेट्स और टेरिटरीज
को मेंशन किया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा। और टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगी? इंडियन टेरिटरी में क्या होगा? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स की टेरिटरीज हैं वो आएंगी, यूनियन टेरिटरीज हैं जो वो आएंगी, और अगर कोई हम एक्वायर करते हैं या बाहर की किसी कोई एरिया अपने अंडर लाते हैं तो उसको एक्वायर्ड जो टेरिटरी होगी उन उसको भी इसके अपने इंडिया की टेरिटरीज के अंदर काउंट किया जाएगा। तो हमारी स्टेट्स, हमारी यूटीज और हमारी जो अदर हम एक्वायर करते हैं किसी और स्टेट को या किसी और एरिया को, टेरिटरी को एक्वायर करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि नेम ऑफ द कंट्री जो मैंने आपको बताया कि इंडिया, दैट इज भारत। तो हमारा जब नाम जो डिसाइड हो रहा था ना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कुछ मेंबर्स ने कहा कि ट्रेडिशनल नाम रखते हैं भारत, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इंडिया का नाम इंडिया रखा जाना चाहिए। कि जो ब्रिटिशर्स हम हमें इंडियंस बुलाते थे, तो उन्होंने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा, हमारी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उनमें कुछ लोगों ने कहा कि इसका नाम भारत रखो, हमारी कंट्री का नाम। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, इंडिया ही रहने दो। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, दोनों का मिक्स, एक मिक्स ले लिया दोनों का। उन्होंने कहा कि इंडिया भी रखते हैं और भारत भी रखते हैं। दे ऑप्टेड फॉर अ मिक्स, और इन्होंने दोनों चीज रखी, इंडिया, दैट इज भारत। इन्होंने कहा कि इंडिया जो कि भारत है। गॉट इट? सो दैट इज अबाउट द नेम ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनियन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स को हम प्रेफर करेंगे रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसके जो दो रीजन थे मैंने आपको बताए थे जब हम फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे थे, कि इंडिया जो है वो, इंडिया की स्टेट्स जो है, इंडियन फेडरेशन जो है, वो एक एग्रीमेंट से नहीं बना है। इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज नॉट आर इंडियन स्टेट, आर इंडियन यूनियन, आर इंडियन फेडरेशन is not result of an agreement। स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके आपस में साथ नहीं आई हैं जैसे यूएसए में है। और दूसरा रीजन क्या है इसको फेडरेशन ना बोलने का, कि स्टेट्स के पास कोई, फेडरेशन में नॉर्मली क्या होता है ना, कि स्टेट के पास ऑटोनॉमी होती है, स्टेट के पास इंडिपेंडेंस होती है, कि वो देश को छोड़ के बाहर निकल सकती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्टेट्स के पास राइट टू सिसीड नहीं है। राइट टू सिसीड होता है बाहर, यूनियन से अपने आप को बाहर निकालने का हक, राइट टू सिसीड। फेडरेशन ना बोलने का, यूनियन ऑफ स्टेट्स हमें बोलने का दो रीजंस थे। जो क्या था, राइट टू सिसीड नहीं है स्टेट्स के पास, और अग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स का कोई, अग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स कोई अग्रीमेंट करके नहीं आई हैं जो हम फेडरेशन बोलेंगे, स्टेट्स को एक साथ किसी एग्रीमेंट से नहीं लाया गया। देन इसमें होता है कि टाइप ऑफ पॉलिटी, मैंने आपको बताया कि इंडिया इज नॉट प्योरली फेडरल। इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड जरूर किया गया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कोई स्टेट जो है वो सेपरेट नहीं है यूनियन से। फेडरेशन जो है, हमारा जो इंडियन फेडरेशन है, उसमें जो स्टेट्स हैं वो हमारे देश से अलग नहीं है, वो एक यूनियन है। एंड द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। मैंने आपको बताया था कि यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, स्टेट बाहर नहीं जा सकती, यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। नो स्टेट हैज द राइट टू सेपरेट इटसेल्फ। किसी स्टेट के पास अलग होने का राइट नहीं है, कोई स्टेट अलग नहीं हो सकती है इंडिया से। सो दैट इज वाई हमने सिर्फ कंट्री को डिवाइड किया हुआ है यूनिट्स में, ताकि कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, ताकि उनको गवर्न किया जा सके, उनकी गवर्नेंस की जा सके, बेटर हम इंश्योर कर सके बेटर गवर्नेंस, ताकि उनको एक हमारी जो इंडिया है उसमें मल्टीपल एथनिसिटी के लोग हैं, मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन है, तो इसलिए हमने उनको बांटा हुआ है, अलग नहीं किया है। स्टेट्स के पास हक नहीं है अलग होने का। ओके। इसके बाद जो यूनियन ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया कि जो सारी स्टेट्स हैं वो मिलके बनाती हैं यूनियन ऑफ इंडिया। और टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है कि ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो जितनी स्टेट्स हैं इंडिया की, वो मिलके इंडिया बनाती हैं, वो पार्ट्स हैं इंडिया का। वो सारी स्टेट्स, दो दीज स्टेट्स आर पार्ट्स ऑफ इंडिया।
और टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें स्टेट्स ही नहीं आती, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। और अगर कल को गवर्नमेंट किसी दूसरे देश की टेरिटरी को अपने अंदर लेती है, किसी दूसरे देश की जमीन को अपने अंदर लेती है, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में आ जाएगा। गॉट इट? यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये डिफरेंस है। यूनियन ऑफ इंडिया एक छोटी टर्म है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ बिगर टर्म। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी विद टाइम, अगर ऐसा करती है तो। गॉट इट? नाउ कम्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ स्टेट, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट्स या ऑल स्टेट्स इन इंडिया, इन इंडिया फॉर्म द पार्ट ऑफ यूनियन, फॉर्म द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। वेयर एज टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऊपर के आर्टिकल्स में हमने ये वाली टर्म्स यूज की हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया क्या है कि स्टेट्स ने मिलके इंडिया को बनाया है, या जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है? इसमें स्टेट्स आती हैं, इसमें यूटीज आती हैं, इसमें उसके अलावा अगर कोई एक्वायर करती है, एनी एक्वायर्ड टेरिटरी, ऐसी कोई है तो नहीं अभी तक, लेकिन अगर करती है तो वो भी इंडिया के अंडर आ जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड हो जाएगा। सो देन कम्स एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये है आर्टिकल 2। अब हम ना आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन इन डिटेल। तो आर्टिकल 2 क्या करता है? वो पावर देता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को पावर है कि वो ऐड कर सकता है या कोई न्यू स्टेट इस्टेब्लिश कर सकता है। या तो वो कोई नई स्टेट को ऐड कर सकता है अपने अंदर, या कोई नई स्टेट को इस्टेब्लिश बना सकता है, कोई नई स्टेट बना सकता है, दो स्टेट्स को अलग अलग करके नई स्टेट्स बना सकता है। जैसे कि हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है ना, देवर अर्लियर टुगेदर, फिर क्या किया कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, तो अलग अलग दो यूनियन टेरिटरीज बनाई। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स भी बना सकता है। तो इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इन यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या आ जाता है? देन कम्स, मैंने आपको बताया पार्लियामेंट की पावर है कि वो नई स्टेट को एडमिट कर सकती है, नई स्टेट्स को बना सकती है। और स्कोप इसका ये है कि जो स्टेट नई बनती है, जो पार्ट नहीं है इंडिया का, कोई ऐसी स्टेट को लाती है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज सिक्किम। ओके, सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इंडिया इन 1975, वो इंडिया का पार्ट नहीं था। गॉट इट? इसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? कि अगर आप नई स्टेट फॉर्म करते हो, या आप किसी पहली जो स्टेट पहले से है उसकी बाउंड्रीज को कम करते हो, बढ़ाते हो, तो वो इस आर्टिकल, वो चीजें इन आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर आती हैं। कि अगेन इट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, अगेन इट इज द, ये पार्लियामेंट की ताकत है, पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है, पार्लियामेंट के पास ये प्रोविजन है कि वो क्या कर सकता है? न्यू स्टेट बनाए। ऊपर जो न्यू स्टेट थी वो हम कह रहे थे कि कोई एडिशन होगा या कोई नई स्टेट बनाई जाएगी आर्टिकल 2 में। इसमें आर्टिकल 3 में क्या है कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो स्टेट पहले से मौजूद हैं उनमें से उनमें से निकाल के एक नई स्टेट बना सकते हैं। जैसे किसी दो स्टेट्स को आपने अलग कर दिया, किसी किसी सॉरी एक स्टेट को आपने अलग कर दिया, दो में बांट दिया, एक टेरिटरी को आपने दो में बांट दिया, जैसे मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एग्जांपल दिया। या फिर आपने दो से ज्यादा स्टेट्स को मर्ज कर दिया। जैसे पहले हमारे पास 9 टेरिटरीज थी, यूनियन टेरिटरीज, अब 8 हो गई हैं,
दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को जोड़ के एक बना दिया है। गॉट इट। क्रिएशन ऑफ तेलंगाना आउट ऑफ आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को निकाल के अलग बना दिया। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से निकाल के अलग कर दिया। पंजाब स्टेट बना बाय द मर्जर ऑफ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू जिसको कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से नई स्टेट बनती हैं। नई स्टेट जो दो स्टेट्स हैं, दो से ज्यादा स्टेट्स हैं, उनको मर्ज किया जाता है या उनको अलग किया जाता है। देन कम्स एरिया, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी स्टेट के एरिया को कम कर सकती है, किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है। देन कम्स बाउंड्रीज। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। बाउंड्रीज को चेंज करना, एरिया को बढ़ाना घटाना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बाउंड्रीज कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द एरिया। बाउंड्रीज को, सपोज कीजिए ना आपने एक स्टेट, दो अगर नेबरिंग स्टेट्स हैं, एक दूसरे के साथ बॉर्डर उनका जुड़ रहा है, तो आपने बॉर्डर, उनका बाउंड्री जो है वो चेंज किया। बाउंड्री चेंज कैसे किया? जितना हिस्सा आपने दूसरी स्टेट से लिया उतना ही हिस्सा आपने दूसरी स्टेट को दे भी दिया अलग जगह से। तो क्या हुआ? एरिया तो नहीं चेंज हुआ, एरिया तो उतना ही है। सपोज आपने 1 किलोमीटर किसी जगह से अंदर गए और दूसरी, नॉर्थ से आप, एक स्टेट है उसकी नॉर्थ से आप सपोज वहां से क्या किया आपने, बाउंड्री को 1 किलोमीटर बढ़ाया, और दूसरी साइड से साउथ से आपने बाउंड्री को 1 किलोमीटर घटा भी दिया। मतलब जितना लिया था उतना दे दिया, लेकिन बाउंड्री तो चेंज होगी, एरिया तो सेम है। सो एरियाज, बाउंड्रीज एंड देन नेम ऑफ द स्टेट, ये सारे चेंज करने की जो पावर्स हैं वो हमारे पार्लियामेंट के पास हैं। बट देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं इसकी। दो कंडीशंस क्या हैं? कि पहले तो आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसका? प्रेसिडेंट का। ये करने के लिए, आपने बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। और उसके बाद आपको स्टेट लेजिस्लेचर के भी जो है उनकी भी मान्यता लेनी पड़ती है, उनके भी व्यूज लेने पड़ते हैं। जो कंसर्न स्टेट है, जिसका नाम आप चेंज कर रहे हो, जिसकी बाउंड्री आप चेंज कर रहे हो, तो उसका भी व्यूज आपको लेने पड़ेंगे। उस स्टेट को भी एक्सप्रेस करने के अपने व्यूज उस बिल पे हक है उसका। और स्टेट लेजिस्लेचर का ना, इसमें क्या है, रोल लिमिटेड है, क्योंकि ये यूनिटरी फीचर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर है, फेडरल नहीं है। यूनिटरी और फेडरल मैंने आपको बताया था। यूनिटरी मतलब सेंटर के पास पावर है, फेडरल मतलब स्टेट्स के पास भी पावर है। तो ये यूनिटरी फीचर है। स्टेट अगर कोई व्यूज देता है, हमने कहा स्टेट लेजिस्लेचर के भी आपको व्यूज सुनने हैं, लेकिन इनके व्यूज बाइंडिंग थोड़ी है। और प्रेसिडेंट इस इनके व्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, वो चाहे तो ना माने। गॉट इट। देन कम्स आर्टिकल 4। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो हमने 2 और 3 आर्टिकल के नीचे लॉज बनाए हैं, उसके लिए आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ में। कोई भी लॉ जो ऐसे प्रोविजंस, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के प्रोविजंस को चेंज करता है, उसके लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल यानी नेम ऑफ स्टेट्स, ड्यूटीज एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। फोर्थ शेड्यूल इज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है? स्टेट्स का नेम, ड्यूटीज का नेम और उनकी जुरिस्डिक्शन। और फोर्थ शेड्यूल में होता है एलोकेशन ऑफ सीट्स, जो राज्यसभा को अलॉटेड होती है ना सीट्स, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज को, अलग अलग राज्यों को जो सीट्स मिलती है राज्यसभा में, वो फोर्थ शेड्यूल में होता है। तो आपको उनको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। देन कम्स, ये हमने बताया कि फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के बारे में बताया। इसको यू बेटर राइट इट एज फर्स्ट एंड फोर्थ schedules. Got it. So then comes there is another provision कि आर्टिकल 368 जो है ना, आर्टिकल 368,
वो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसको आप कह दीजिए कि कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाया जाता है, उसको हम अमेंडमेंट नहीं कहेंगे अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ आर्टिकल 368। आई होप आई डोंट नीड टू अगेन टेल यू दिस। तो जब अमेंडमेंट, इसको जब आर्टिकल 2 और 3 को आप चेंज करेंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमारा आ जाता है कि एवोल्यूशन किस तरह से होता है ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पहले हम एवोल्यूशन की बात करेंगे। तो एवोल्यूशन में क्या आता है कि पहले तो कॉलोनियल रूल था हमारे यहाँ। जो टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज थी ब्रिटिश की, इंडिया, ब्रिटिश रूल की इंडिया में, तो उन्होंने अलग अलग बाउंड्रीज को कॉन्कर किया था ब्रिटिश ने ना। अलग अलग टेरिटरीज को इंडिया के अंदर लाया था। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश आप कह लीजिए कि जो नेबरिंग टेरिटरीज थी, उनको, जो आज पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, वो भी इंडिया की टेरिटरीज थी पहले ब्रिटिश टाइम पे। वो तो हमने बाद में उसकी उसको डिवीजन हुआ, बाद में हमारा बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, और वो बाद में बांग्लादेश बना। तो माउंट बेटन, ये किसने किया था? माउंट बेटन का जो प्लान था उसके मुताबिक क्या हुआ था, लॉर्ड माउंट बेटन्स प्लान, जो इंडिया को दो कंट्रीज में डिवाइड किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान में आज का बांग्लादेश भी आता है। तो ये प्लान में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी टेरिटरीज थी, इस प्लान के अंडर वो आती थी, और इस डिवीजन को उस प्लान के अकॉर्डिंग अंडर दिस we would say division underwent by underwent the plan of Mountbatten। और जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी ना, उसके लिए अलग अलग प्रपोजल्स दिए गए थे। उनके लिए क्या प्रोविजंस थे कि देवर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स, आपको पता है अनडिवाइडेड इंडिया में। तो इनके पास क्या ऑप्शन था, या तो ज्वाइन कर लो इंडिया को या ज्वाइन कर लो पाकिस्तान को, और या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये जो एक्ट आया था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए 1947 में, इन्होंने ऐसे ऑप्शंस दिए थे प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो आप, हम डिवाइड कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को, या तो आप इंडिया के साथ रह लो या आप पाकिस्तान के साथ रह लो, या आपको रहना है तो इंडिपेंडेंट रह लो। तो काफी सारी जो स्टेट्स थी उन्होंने या तो इंडिया ज्वाइन कर लिया या पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा। तो इस इन्होंने कैसे ज्वाइन किया, उनका अपना डिस्क्रिप्शन था, उनके रूलर्स का, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स का अपनी मर्जी थी कि उन्होंने इंडिया ज्वाइन करना है या पाकिस्तान ज्वाइन करना है। तो कुछ एक्सेप्शंस थी, देयर वर सम एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस क्या थी? एक तो थी इंटीग्रेशन, इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद। कौन कौन सी एक्सेप्शंस थी इसमें? जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद। तो जूनागढ़ का केस क्या था, गुजरात में था, कि लोग चाहते थे कि हमने इंडिया ज्वाइन करना है, लेकिन रूलर चाहता था कि उसको पाकिस्तान ज्वाइन करना है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक सिंपल प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट क्या होता है कि उधर के लोगों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। तो लोगों ने इंडिया चूज किया, तो ये जूनागढ़ प्लेबिसाइट के थ्रू इंडिया में आ गया। प्लेबिसाइट हुआ, लोगों की मर्जी जानी गई, और जूनागढ़ जो है वो इंडिया में आ गया।
उसके बाद कश्मीर का क्या हुआ कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, उनको तो आज भी चाहिए, वो तो उनके चाहने का तो क्या है, लेकिन पाकिस्तान वांटेड कश्मीर टू बी इट्स टेरिटरी, क्योंकि उधर मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और रूलर जो थे जम्मू कश्मीर के, उनको ना पाकिस्तान ज्वाइन करना था ना इंडिया ज्वाइन करना था, उनको इंडिपेंडेंट रहना था। तो पाकिस्तानियों को क्या लगा, पाकिस्तान को ऐसा उनको शक हुआ, उनका देवर सस्पेक्टिंग दिस, उनको इस तरह से लगा कि जो रूलर हैं, हिंदू रूलर हैं, वो इंडिया ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया और इन्वेड कर दिया कश्मीर को। तो जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे, जो उधर के किंग यू वुड से रूलर थे, उन्होंने क्या, राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, उन्होंने मिलिट्री हेल्प मांगी राजा हरि सिंह ने। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, कि हम जुड़ने वाले हैं इंडिया के साथ। जुड़ना नहीं था उन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि ये जुड़ने वाले हैं, तो पाकिस्तान ने अटैक किया और कश्मीर, उन्होंने मतलब उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के रूलर ने हमारे इंडिया से क्या कहा कि आप हमें मिलिट्री हेल्प कीजिए। तो उसके लिए हमारे जो अ, अ, पटेल, सरदार पटेल थे जो, उन्होंने कहा था उस समय कि हम आपकी मिलिट्री हेल्प कैसे करें, कि आपको मिलिट्री अगर हेल्प चाहिए तो आपको तो हमारा पार्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ेगा। तो उसके उस समय क्या हुआ कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, और कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन गया। उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या होता है कि जो नवाब थे हैदराबाद के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इंडिया ज्वाइन नहीं करेंगे, जबकि वहां के लोगों की विलिंगनेस थी, वहां के लोगों को हैदराबाद के जो लोग थे, उनका उनका चाहना ये था, उनकी ये चाहत थी कि पार्ट वो इंडिया का बने। तो उस समय क्या होता है कि हैदराबाद में तेलंगाना था, कर्नाटका था, महाराष्ट्र था उस टाइम। तो उस समय हुआ ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो वहां पे चलाया गया। ये एक पुलिस एक्शन था, जिसने एक अ, मतलब एक फोर्स्ड एक्शन हुआ, एक हमारे बल पे हमने एक फोर्स किया नवाब ऑफ हैदराबाद को, मीर सर उस्मान अली खान थे। तो उन्होंने उस ऑपरेशन के बाद, एक फोर्स्ड एक्शन था, पुलिस एक्शन था, तो उन्होंने उसके बाद जो है इंडिया को ज्वाइन किया। दीज वर द एक्सेप्शंस। ठीक है, दीज वर द एक्सेप्शंस, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। तो सिचुएशन क्या हुई इंडिपेंडेंस के बाद, कि चार तरह की स्टेट्स थी, जिनमें पहले ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर रूल करते थे। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनका लेजिस्लेचर था खुद का। फिर पार्ट सी में ऐसी स्टेट्स थी जिनमें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ये, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। मतलब ऊपर तो क्या था, ऊपर गवर्नर के प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, पार्ट ए में। देयर वर ना फोर पार्ट्स ऑफ वी वुड से स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। चार तरह की स्टेट्स थी। पहली थी वो ए पार्ट, वो था कि गवर्नर की जो प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश इंडिया में वो थे पार्ट ए में। पार्ट बी में था प्रिंसली स्टेट्स, जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर था। थर्ड में थे वो प्रोविंसेस और कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स ऐसी जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं था, और वो प्रोविंसेस जिनमें चीफ कमिश्नर थे। इनमें तो गवर्नर्स थे ना, इनमें चीफ कमिश्नर थे। और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी इनमें जिनमें अपना, जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं था। और पार्ट डी हमारा सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2015। इसमें क्या हुआ था, इसमें एनक्लेव्स होते हैं। कुछ एनक्लेव्स क्या होते हैं कि ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, इसके अब ये दोनों कंट्रीज, एक सेकंड, इनका ना बॉर्डर शेयर कर देते हैं कि ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, इनका आपस में बॉर्डर जो है वो लग रहा है। तो क्या होता है कि बॉर्डर तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, लेकिन ये कुछ, इनको एनक्लेव्स कहते हैं कि सपोज ये इंडिया के एनक्लेव्स, ये बांग्लादेश की कंट्री है, ये इंडियन कंट्री है, इंडिया का देश है। तो इंडिया के अंदर ना, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देन यू वुड, इट वुड बी इजी टू गेट इट। फिर से बना देते हैं, जगह कम है थोड़ी। तो क्या होता है कि ये आ जाता है आपका इंडिया, और ये आ जाता है आपका बांग्लादेश। ये मैं ऐसे रफ स्केचेस बना रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब बांग्लादेश वाइट है और हमारा इंडिया ब्लू है। तो बांग्लादेश की कुछ टेरिटरीज ना, यहाँ पे जो बांग्ला लोग रहते थे या बांग्लादेश की टेरिटरीज थी उनको आप कह लीजिए, और यहाँ पे कुछ ऐसे इंडियंस रहते थे, यहाँ पे इंडिया के लोग यहाँ पे रहते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि अब इसमें क्या हो रहा है कि मुश्किल हो रही है हमें, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुश्किल हो रही है, और क्या हो रहा है कि ये लोग जो हैं, मतलब इंडिया के लोग इंडिया के साथ रहना चाहते थे, बांग्लादेश के कुछ लोग बांग्लादेश में रहना चाहते थे। तो इसमें क्या हुआ कि इन एनक्लेव्स का एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज कैसे हुआ कि इसमें हमने, इंडिया ने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफर किए, और 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश ने हमें ट्रांसफर किए। मतलब अब ये जो एरिया है ना, ये जो मैंने छोटे छोटे एरियाज बनाए हैं, ये पहले बांग्लादेश के थे, तो ये बांग्लादेश ने इंडिया को दे दिए, और इंडिया वाले ये जो थे इनके, ये इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि एक इंटीग्रिटी आ गई कि ऐसे आपके देश के अंदर कोई दूसरे देश के वो थोड़ी चल सकती है सोवरेनिटी। तो इसलिए क्या हुआ, हमने क्या किया, उनको उनके रख लिए, और उसके बदले उनको जो है अपने वाले एनक्लेव्स दे दिए। तो ये एनक्लेव्स 4 स्टेट्स में थे वैसे, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करके, अमेंडमेंट करके, इसके लिए वो जो आर्टिकल मैंने बताया ना आपको कि इंडिया की टेरिटरीज जिसमें आती हैं, उन आर्टिकल्स में इंडिया का जो हम कहते हैं, इंडिया जो नई टेरिटरीज अंदर लेके आएगा, तो उन्होंने अंदर ली ये टेरिटरीज अपने। इस वजह से क्या हुआ कि वो अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 इन 2015, और इन एनक्लेव्स को अपने साथ लिया गया। गॉट इट। नाउ ये तो एक एग्रीमेंट हुआ, चलो ये साइड की बात है एक। इसके बाद क्या होता है कि हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होती है इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद क्या आता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो मैंने आपको पहली क्लास, कल वाली क्लास में बताया था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्यों किया गया। पहले तो प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ लाया रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ, वो तो एक एडहॉक अरेंजमेंट था ना। फिर उनको अपने साथ लाने के लिए उनको जोड़ना भी तो था। तो हर कोई क्या करने लगा, डिमांड करने लगा डिफरेंट रीजन्स की, कि हमें अपना एरिया अलग चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। जहाँ मैंने आपको बताया था, जहाँ के लोग सेम भाषा बोलते थे उनको एक स्टेट बना दिया, उसको दूसरी भाषा बोलने वालों को अलग स्टेट दे दी, जिनके कल्चर्स आपस में मिलते थे उनको एक स्टेट बना के दे दी। तो इसके लिए अलग अलग कमीशंस आए, गवर्नमेंट ने अलग अलग कमीशंस लाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज थी। और लिंग्विस्टिक बेसिस के साथ हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ईज भी देखा था, कि जिनको साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी हो पा रही थी उनको भी साथ रख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए भी उनको साथ रखा। तो इसमें ना कुछ कमीशंस थे, देवर इंपॉर्टेंट कमीशंस, जैसे एक था धार कमीशन। देयर वाज धार कमीशन। इसको 1948 में बनाया गया था। और इन्होंने लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो की थी ना, इन्होंने उसके बारे में बताया था कि वो फिजिबल है, उससे जो
चीजें आ सक मतलब आप जो रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे लैंग्वेज के बेस पे क्या वो सही रहेगा या नहीं। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी दिसंबर 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जो भी रिकमेंडेशंस दी, और इन्होंने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखिए, उस पे आप जो है अ, अपनी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव ईज पे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी, इसके जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इनके मेंबर्स थे। और इनका बैकग्राउंड क्या था, जो रिपोर्ट सबमिट की थी ना धार कमीशन ने, उसके ऊपर उसी के बेस पे जेवीपी कमेटी बनी थी 1949 में। और इनका रिकमेंडेशन क्या था कि इन्होंने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया कि आप लैंग्वेज के बेस पे आप रीऑर्गेनाइज मत कीजिए स्टेट्स को। और इन्होंने क्या कहा कि आप मतलब इन्होंने सीधा साफ मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेस पे आप स्टेट्स को और रीऑर्गेनाइज मत कीजिए। तो अ, जो हमारे तेलुगु लीडर्स थे उस टाइम पे, वो आंध्रा जो स्टेट थी उसको निकालने के लिए कह रहे थे मद्रास से, कि मद्रास से आप आंध्रा को निकालिए। तो उसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया। जो हमारे तेलुगु लीडर्स थे, तेलुगु प्रोमिनेंट लीडर्स थे, पोट्टी सिरारा मल्लू इनका नाम था। तो ये जो तेलुगु लीडर थे, इन्होंने कहा, ये क्या डिमांड थी इनकी कि आंध्रा स्टेट को निकालो मद्रास के बीच से, कार्व आउट करो इसको, आंध्रा स्टेट को कार्व आउट करो आउट ऑफ मद्रास। तो इन्होंने अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए क्या किया, हंगर स्ट्राइक कर दिया। और एक जो मोर देन 50 डेज जो हंगर स्ट्राइक चली, उनके बाद उनका देहांत हो गया। तो अब जो उनका देहांत हुआ, इतने बड़े लीडर थे वो, उनकी मतलब भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, उधर के लोगों में बहुत अप्रोर हो गया, बहुत क्या हो गया, आक्रोश आ गया। तो इसके लिए फिर फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब लैंग्वेज के बेस पे पहली स्टेट बनी। इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो जो आफ्टर मैथ हुआ ना, वो इन्होंने कहा था कि जेवीपी कमेटी ने कहा था कि हम लैंग्वेज के बेस पे नहीं करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे करेंगे डिवीजन स्टेट्स का। लेकिन ये जब हुआ ना, तो फिर उस समय लोगों को शांत करने के लिए पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई गई, जिसको आंध्रा कहा गया। और ये इन्होंने कैसे बनाई कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे उनको मद्रास से अलग कर दिया। उसके बाद आती है फजल अली कमीशन। ये कमीशन आती है, फजल अली कमीशन। तो इसको क्यों बनाया गया, इसका बैकग्राउंड क्या था। अब तीसरी कमीशन बनाने का क्या बैकग्राउंड था, कि जब आंध्र प्रदेश बना, तो फिर उन्होंने, आंध्रा जब बन गया ना तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, तो फिर उन्होंने क्या कहा, फिर सारी स्टेट, सारे लोग कहने लगे कि अब तो इसी बेसिस पे होनी चाहिए सारी, जो सारे रीजन है इसी बेस पे आप डिवाइड कीजिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप डिवाइड कीजिए। जो एक समान भाषा बोलने वाले हैं उन्हीं के बेस पे आप सारी स्टेट्स का, पूरे इंडिया का इसी तरह से डिवीजन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी, और यू कैन से लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और गवर्नमेंट फिर फोर्स हो गई, गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि आप फिर से सोचिए कि आपको लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करना है या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करना है। तो उसके लिए फिर से फजल अली कमीशन बनाया गया। ये 3 मेंबर, इनमें 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर कमीशन था ये। और ये 1953 में बनता है। तो 1955 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने अप्रूव किया कि ठीक है, आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का करो। लेकिन एक लैंग्वेज एक स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी, ब्रॉडली इन्होंने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को बेसिस रखो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ऐसा मत रखो कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोली जा रही है, वो गलत हो जाएगा, वो यूनिटी ऑफ इंडिया को हार्म करेगा। हमारे दिमाग में यूनिटी ऑफ इंडिया वो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए,
जब हम बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप अगर एक ही स्टेट में एक ही भाषा बोलने वाले पूरे ग्रुप को रखोगे, तो वो यूनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा। वो इंडिया से खुद को अलग समझेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अ, इन्होंने स्कीम जो दी रीऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या दिया, क्या क्या फैक्टर्स को आप, क्या क्या चीजों को आप अकाउंट में लेके चलिए। कि आपने पहली तो यूनिटी ऑफ इंडिया को कंजर्व करना है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री देखनी है आपने कि आपकी कंट्री की सिक्योरिटी कैसी है। आपने लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी को लेके चलना है। होमोजिनिटी मतलब एक तरह के लोग, लिंग्विस्टिक और कल्चरल, जिनका बोलने की भाषा और जिनके कल्चर जो हो वो सेम हो कुछ हद तक। आपने फिर सिर्फ लिंग्विस्टिक को नहीं लेके चलना है, मैंने क्या बोला, सिर्फ लिंग्विस्टिक को नहीं, अलग अलग फीचर्स होने चाहिए, अलग अलग फैक्टर्स होने चाहिए। फिर तीसरा फैक्टर क्या आया कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस को भी आपने देख के चलना है कि इन इन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपकी कंसिडरेशन फैक्टर्स, उनको भी कंसिडर करना है। और आपने प्लान करना है और प्रमोशन किस चीज के लिए करना है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। हर स्टेट में, एक पूरे देश में आपने हर स्टेट में लोगों के वेलफेयर को लेके चलना है। तो ये इनकी स्कीम थी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। और कुछ कुछ चेंज करके गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। गॉट इट। तो मैंने जो आपको बताया था ना कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये वाली क्लासिफिकेशन खत्म की उन्होंने। उन्होंने कहा ऐसे तो हम नहीं करेंगे डिवीजन स्टेट्स का, रीऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हुआ फिर, कुछ स्टेट्स को मर्ज किया गया अपने आसपास की स्टेट से, कुछ स्टेट्स को अलग करके यूटीज बनाया गया। और ये यूनियन टेरिटरी जो यूटी बोलते हैं ना हम आज, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं। इसको, यूटी टर्म को, यूनियन टेरिटरी को, जो हम आज यूटी यूटी करते रहते हैं ना कि ये यूटी हैं हमारे पास, आज 8 यूटी हैं, ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में थी ही नहीं। इसको सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में। और 1956 में ये हुआ। 1956 में हुआ ना रीऑर्गेनाइजेशन। उस समय हमारे पास 14 स्टेट्स आई, 14 स्टेट्स, और 6 यूटीज आई। 6 यूटीज कौन सी थी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मिनिकॉय, अमिंडीवी, लाकाडीवी आइलैंड्स, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये उस समय की बात है। तो 6 यूटीज थी और 14 स्टेट्स थी। गॉट इट। इन 14 स्टेट्स में से फिर बाइफिकेशन टूट टूट के, अलग अलग होके आज हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। पहले 29 थी, एक घटाई कैसे, जे एंड के को अलग कर दिया, लद्दाख से 2 यूटीज बना दी, 9 यूटीज बनी। 9 यूटीज को फिर 8 कैसे लाया गया कि दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली को 1 यूटी बना दिया। फिर 9 से फिर से 8 हो। गॉट इट। तो ये हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मैंने आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो बताया। रीसेंट डेवलपमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर को, आपको पता है 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटीज बना दी थी, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म कर दिया था, है ना। और दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को भी 2019 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज करके इन 2 यूटीज को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया, ताकि कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम हो, खर्चा ज्यादा ना हो। छोटी छोटी स्टेट, छोटी छोटी यूटीज हैं, इनको आपस में मिला दिया। दिस इज ऑल अबाउट एंड इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके बाद आते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, ये दूसरा टॉपिक है हमारा आज का। तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स क्या है कि भारत में ना, मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं दिए गए स्टेट्स को। इनको अमेंडमेंट्स के थ्रू लाया गया। मैंने आपको कल ये एक, कल या परसों की क्लास में मैंने बताया था, आर्टिकल 371 से लेके 371 जे, पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको, जो है इनके इसके आर्टिकल्स आते हैं। और 12 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में
जिनको ये स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ये 12 स्टेट में यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। महाराष्ट्र, गुजरात, these are important to note, okay? Then there is Nagaland, then there is Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, then we have Sikkim, इसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। तो ये 12 स्टेट्स हैं जिनको ये स्पेशल प्रोविजंस अलग अलग तरीके के मिलते हैं। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो बैकवर्ड रीजन के पीपल, जो बैकवर्ड रीजन के लोग हैं इन स्टेट्स में, उनको उनकी एस्पिरेशंस को मीट किया जाए। जो ट्राइबल जो लोग हैं उनकी कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे लाया जाए। लोकल जो लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और कहीं कहीं जो लॉज डिस्टर्ब्ड हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब्ड है जिन जगह पे, उन जगह को उनसे डील करने के लिए इन स्पेशल प्रोविजंस को लाया गया। तो आर्टिकल 371 यहाँ पे मैं, लेट मी यूज अनदर पेन। यप। सो मैं आपको अब अलग अलग स्टेट्स के आर्टिकल्स बताऊंगा। आर्टिकल 371 जो है, मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ। आर्टिकल 371 जो है वो महाराष्ट्र के बारे में बताता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑथराइज करते हैं गवर्नर को कि उनके पास स्पेशल पावर है कि वो अलग अलग सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सकते हैं महाराष्ट्र के लिए और गुजरात के लिए। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पावर देते हैं गवर्नर को कि वो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सकते हैं इनके लिए। इनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी रिपोर्ट देनी होगी हर साल। ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में बताया जाता है कि इनका ये जो महाराष्ट्र और गुजरात हैं इनके इक्विटेबल मतलब बराबरी के एलोकेशन ऑफ एलोकेशन होनी चाहिए इनके फंड्स की। देन टेक्निकल एजुकेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस तरह से आपको याद क्या रखना है कि महाराष्ट्र और 371 में गुजरात, आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। देन कम्स नागालैंड जो 371 ए में आता है। तो ये क्या कहते हैं नागालैंड के लिए कि जो पार्लियामेंट के एक्ट्स है ना वो नागालैंड पे अप्लाई नहीं होंगे जब तक कि उसकी स्टेट असेंबली डिसाइड नहीं करती ये चीज। और कौन से मैटर्स पे, ये नहीं कि कोई लॉ नहीं वो होगा, कुछ मैटर्स हैं। क्या है कि रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो नागालैंड के लोगों को नागास कहा जाता है। तो नागाज की जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं उस पे अगर कोई लॉ आता है तो उसको जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनकी मान्यता नहीं देगी, मंजूरी नहीं देगी, तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। देन देर इज नागा कस्टमरी लॉ, या उनका जो कस्टम के रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स हैं। उसके बाद सिविल और क्रिमिनल जस्टिस की जो नागालैंड में एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी वो भी अप्लाई नहीं होगी पार्लियामेंट के जब तक उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यस नहीं करती। और ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये कुछ है। उसके बाद गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी आ जाती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जजमेंट या उसके लिए कोई अगर डिसाइड करते हैं किसी चीज को तो उनके पास डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है। ओके। उसके बाद क्या है कि इनके भी जो ग्रांट्स हैं उसकी, इनकी जो डिमांड्स है ग्रांट्स के लिए उसकी फंड की एलोकेशन करने के लिए जो है हमारे गवर्नर के पास पावर है। गवर्नर इंश्योर कर सकते हैं कि जो इनको मनी प्रोवाइड की जाए, इनको जो फंड्स प्रोवाइड किए जाएं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिमांड्स और ग्रांट्स में इंक्लूड हों। देन कम्स इनकी एक रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें 35 मेंबर होंगे। गॉट इट। देन अगेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स, विच इज ह्यून सैंग डिस्ट्रिक्ट आई गेस। तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो गवर्नर खुद से करेंगे।
और नागालैंड के लेजिस्लेचर, जो नागालैंड का स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उसके लॉज इस डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई नहीं होंगे जब तक गवर्नर यस नहीं बोलते। तो गॉट इट। देन कम्स 371 बी, जो कि असम का है। 371 बी आर्टिकल असम का है। ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो कमेटी बना सकते हैं एक असम लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें अलग अलग इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और जो किस में से आएंगे, ट्राइबल एरियाज में से आएंगे स्टेट के। उसके लिए स्पेसिफिकली एक कमेटी बनाई जाएगी ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली। देन कम्स 371 सी, जो कि मणिपुर के लिए आता है। इसमें भी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है एक कमेटी बनाने की उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में से। जो वहाँ उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में से एक कमेटी निकल के आती है, वो प्रेसिडेंट बना सकते हैं। और प्रेसिडेंट गवर्नर को कह सकते हैं कि उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस कमेटी की फंक्शनिंग को देखें। गवर्नर को इसको लेके एनुअल रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी होती है प्रेसिडेंट को। और हिल एरियाज, जो हिली एरियाज हैं यहाँ के, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है वो भी रिपोर्ट करना होता है प्रेसिडेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इन हिली एरियाज की डेवलपमेंट के लिए डायरेक्शंस दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्शंस दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। देन कम्स 371 डी। ये आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश के लिए। ये तेलंगाना पे भी लगता है बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जब इसका जो हुआ था, डिवीजन हुआ था। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ भी कुछ पावर्स हैं इस स्टेट के लिए भी। अ, ये स्टेट गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि कुछ लोकल कार्डर्स की कुछ सिविल पोस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाए। ये सब प्रोविजंस है, टेक्निकल प्रोविजंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टेट में बनाना है तो उसके लिए भी हमारे प्रेसिडेंट कह सकते हैं। और जो ट्रिब्यूनल का जो जुरिस्डिक्शन है ना, परव्यू है, वो स्टेट के हाई कोर्ट से बाहर होगा। ठीक है। देन कम्स तेलंगाना। ये तेलंगाना के लिए भी था, ये 371 डी मैंने आपको बोला था ना, इट अप्लाइज टू एक्सटेंड्स टू तेलंगाना ऑल्सो। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के लिए 371 ई भी है कि पार्लियामेंट को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 371 ई, डी भी है इनमें, ई भी है। देन 371 एफ कम्स फॉर सिक्किम। ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। तो 371 एफ को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे सिक्किम को बाय दिस अमेंडमेंट, बाय इंक्लूडिंग आर्टिकल 371 एफ। तो इसमें क्या कहा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ के बारे में कहा था सिक्किम की, कि देयर शुड बी 30 मेंबर्स, 30 मेंबर्स से नीचे नहीं होने चाहिए इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर इनको एक सीट दी गई थी लोकसभा में सिक्किम को। इनके राइट्स और इंटरेस्ट के लिए सेफगार्ड्स रखे गए थे फॉर द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होगी कि सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो ये लोग हैं उनकी कितनी सीट्स होंगी, हाउ मैनी नंबर ऑफ सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली। सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में इन कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की जाएंगी, जो वेरियस सेगमेंट्स है ना सिक्किम की पॉपुलेशन के, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है अच्छे से, तो उनके लिए रिजर्व की जाएंगी सीट्स। उसके बाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमार्केशन की जाएगी उनकी, जो है सेक्शंस बनाई जाएंगी इलेक्शंस के लिए। और गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पीस इंश्योर करे हमारे इस सिक्किम के डिफरेंट सेक्शंस में। और प्रेसिडेंट का ये जो लॉ है, ये सिक्किम में इस तरह से लगेगा। गॉट इट। देन कम्स मिजोरम अंडर आर्टिकल 371 जी। इसमें भी पार्लियामेंट के एक्ट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। अंडर विच, अंडर विच सब्जेक्ट्स, रिलीजियस सब्जेक्ट्स, कस्टमरी लॉ के सब्जेक्ट्स, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन, और ओनरशिप ऑफ लैंड और ट्रांसफर ऑफ लैंड, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और इसकी असेंबली में कहा कि 40 मेंबर्स होने चाहिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश के लिए आता है 371 एफ, सॉरी एच, 371। ओके, नो, हाँ जी, 371
एच, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो इसके पास आता है 371 एच, अरुणाचल प्रदेश के लिए। ये क्या कहता है कि गवर्नर जो है अरुणाचल प्रदेश के, उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मोस्टली सेम ही है, लॉ एंड ऑर्डर का इनको करना है। गवर्नर की ड्यूटीज होती हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं अलग अलग बॉडीज बनाने की। और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि इसमें भी नॉट लेस देन 30 मेंबर्स देयर हैव टू बी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देन कम्स गोवा 371 आई, 371 आई। इसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया गया कि 30 मेंबर्स होंगे। देन कम्स लास्ट कर्नाटका 371 जे, जिसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो गवर्नर को कह सकते हैं कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर मेकिंग एस्टेब्लिशिंग डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटका। देन रिपोर्ट्स उनको देनी है रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ दिस बोर्ड। इक्विटेबल एलोकेशन होनी चाहिए फंड्स की, ताकि इस रीजन में डेवलपमेंट हो सके। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होंगी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग करवानी है, इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करने हैं फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग। और जो इधर के लोग बिलोंग करते हैं उनको जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। सो ऑल दीज आर अंडर द स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स। मैंने स्टेट्स आपको बता दिया कौन कौन सी स्टेट्स हैं। इसके मैंने ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये बनाई जाती है, क्यों ये स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं इन स्टेट्स को। सो दिस इज बिकॉज उनकी जो एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन मतलब उनके जो सपने हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसको मीट करना है, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल जो उसके बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं, ऑफ बैकवर्ड रीजन। इनके जो बैकवर्ड रीजन है उनमें जो लोग आते हैं उनकी एस्पिरेशंस को आपको लेके चलना है साथ। उनके प्रोटेक्ट करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्ट करना है उनकी कल्चरल कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। किसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को? ऑफ ट्राइबल पीपल। देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल ऑफ स्टेट। जो स्टेट के लोकल लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए आपको वेलफेयर के लिए काम करना है। और अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो डिस्टर्ब्ड है, डील विद डिस्टर्ब्ड लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी स्टेट का डिस्टर्ब्ड है, किसी रीजन का डिस्टर्ब्ड है, तो उसके साथ भी आपको डील करना है, उसके लिए भी आपको प्रोविजंस बनाने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ऑल अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, इनके किस किस आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी स्टेट आती है, all that, and it all comes under part 21 of the constitution. Got it? So next we move towards union territories and scheduled and tribal areas. तो ये क्या है? तो सबसे पहले तो हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, तो हमें पता है क्या सबसे बड़ा फीचर क्या होता है यूनियन टेरिटरीज का, कि यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, यूनियन टेरिटरीज को। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। इसको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज भी कहा जाता है, इसी के नाम है यूनियन टेरिटरीज का एक दूसरा नाम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं था, इसको सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया इन 1956। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, जब स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी उससे। और
आज के टाइम में करंटली वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, उसमें टेरिटरी में क्या क्या आता है। टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और ऐसी कोई टेरिटरी एरियाज दैट द गवर्नमेंट में एक्वायर, जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करी हुई हैं। ऐसी है तो नहीं अभी तक कोई, बट दीज थ्री टाइटल्स कम अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया की टेरिटरी को बनाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कैसे बन के आई हैं यूनियन टेरिटरीज। तो ब्रिटिश रूल में ना कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया था, और लेटर लेटर टाइम पीरियड में मैंने आपको पार्ट सी बताया था ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये कहाँ गई, यहाँ बताया था, हाँ ये बताया था ना मैंने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो सी में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तो गवर्नर के प्रोविंसेस थे ए में। सी में क्या था, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थे, उन्हीं को कहा गया है यूनियन टेरिटरीज। उस टाइम पे ये जो एरियाज, जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स जिनको मानता था, डिस्ट्रिक्ट्स मानता था जिनको ब्रिटिश रूल में जिनको माना जाता था शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स, उनको बाद में कहा गया, दे वर नोन एज चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। व्हाट, पहले इनको कहा जाता था ब्रिटिश टाइम पे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर दे केम टू बी नोन एज चीफ, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। तो क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद इन डिस्ट्रिक्ट्स को पार्ट सी में प्लेस किया गया, और पार्ट डी में भी कुछ को प्लेस किया गया। मैंने बताया था ना, पार्ट सी में इनको प्लेस किया गया था चीफ कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट्स प्रोविंसेस को। तो 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद इन्हीं को कहा गया यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, दे वर कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरीज। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और साथ में सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दोनों किसमें आए, 1956 में आए। तो इनको तब दर्जा किसका दिया गया, यूनियन टेरिटरीज का। तो टाइम के साथ क्या होता है कि कुछ स्टेट्स, कुछ यूनियन टेरिटरीज को स्टेट्स का स्टेटस मिल चुका है, और कुछ स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज बना दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, जेएंडके को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, वेयर एज सर्टन यूनियन टेरिटरीज जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये पहले यूटीज थे, इनको स्टेट बनाया गया है बाद में। एंड वाइल मैंने आपको बताया 2019 में जम्मू कश्मीर को स्टेट्स का स्टेटस हटा के उससे उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। देन करंटली, जैसे मैंने बताया, वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। Then there is Delhi, Jammu Kashmir, Ladakh, Puducherry, Lakshadweep. These are 8 union territories in our Indian territory. तो यूनियन टेरिटरीज बनाने क्यों है, व्हाट्स द नीड फॉर यूनियन टेरिटरीज, क्या जरूरत है। तो इस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है, ताकि जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इनमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स हैं ये इंडिया की, पंजाब की, हरियाणा की। तो यूनियन गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोल करना पड़ता है। दिल्ली हमारी कैपिटल है, उस पे यूनियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, फॉर पॉलिटिकल एफिशिएंसी। तो पहला तो रीजन ये है। उसके बाद क्या है, जिन जगहों की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होती है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जिन जगहों की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होती है, जैसे हमारे बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, उनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। ये मिलिट्री बेसिस की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन पे मिलिट्री, इनको मिलिट्री बेसिस की तरह यूज किया जाता है।
तो इसलिए इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो जाता है, इनका हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक अहम रोल होता है। दैट इज वाई इस इस कारण भी यूटीज को बनाया जाता है और उनको सेंटर के कंट्रोल के अंदर रखा जाता है। देन देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं, कुछ जैसे कुछ हम कह सकते हैं कल्चर, कोई कल्चर होता है, कोई कोई इस तरह की ट्राइब्स होती हैं, या कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ इस तरह के वी वुड से देर आर सर्टन काइंड ऑफ स्ट्रेटा जहाँ पे वो जो कल्चर फॉलो करते हैं ना, उसको मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो कम तादाद में, वो लोग, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो अगर उनको स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो वो मतलब उनके खत्म होने का खतरा होता है। तो इसलिए उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए, उस इंडिजिनियस कल्चर को बचाए रखने के लिए, जो इंडिजिनियस हो गया, जो उस जगह का टिपिकल, उस जगह से बिलोंग करती है चीज, वो उसके बाहर नहीं रह सकती, या उसको वो वहां से बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, उस जगह से, उस टेरिटरी से, तो उसको इंडिजिनियस बोला जाता है। और इंडिजिनियस कल्चर जो है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए यूनिटरी टेरिटरीज बनाई जाती हैं। जैसे सपोज सपोज क्या दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव जो है, वहाँ पे पोर्चुगीज कल्चर है। पोर्चुगीज जब आए थे इंडिया में, तो वहाँ पे सेटलमेंट्स हैं उनकी। पुडुचेरी में फ्रेंच कल्चर है। फ्रांस के जब लोग आए थे, तो वहाँ पौंडीचेरी जब उसको पहले कहा जाता था, अब पुडुचेरी है, तो वहाँ पे उनका कल्चर अभी कुछ तादाद में बचा हुआ है। लद्दाख में बुद्धिस्ट कल्चर है। लद्दाख के लोग बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये लोग वहां से बाहर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इनको वहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। अच्छा, कहीं जगह पे क्या होता है कि स्मॉल पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन कम होती है, उनका लैंड एरिया कम होता है, तो इस वजह से उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। अगर स्टेट से कंपेयर करेंगे, तो दिल्ली को छोड़ के बाकी जो यूटीज हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है, उनका एरिया कम है, उनके पास जमीन कम है। जैसे आप देखिए ना, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो इनके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एक अननेसेसरी बर्डन है। इतने छोटे एरिया को, इतनी कम पॉपुलेशन को आप अगर सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे देंगे, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दे देंगे, काउंसिल ऑफ, तो ये क्या होगा, ये अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन होता है। इसकी वजह से सेंटर इनको अपने अंडर ले लेता है। और फिर देर इज लास्ट वन विच इज सिक्योरिटी रीजंस। कुछ हमारी जगहें ऐसी होती हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, तो वो दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान और चाइना। तो इस पे कांस्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट बना रहता है, हमेशा एक सिक्योरिटी का मुद्दा बना रहता है, एक खतरा बना रहता है सिक्योरिटी को। तो उस वजह से क्या होता है, इंडिया में, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दो टेरिटरीज में बनाया, और अपनी यूनियन टेरिटरीज को सीधा अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया, ताकि वो सिक्योरिटी थ्रेट्स को, जो है, दैट वाज द प्राइमरी पर्पस, कि उस सिक्योरिटी थ्रेट को टैकल किया जा सके, टेररिज्म को टैकल किया जा सके। और जम्मू कश्मीर और अ, जो है, जम्मू कश्मीर की पूरी इंटीग्रेशन, देश के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो सके, पूरी तरह से उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, उनकी इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा सके। सो दीज आर द सर्टन रीजंस व्हाई वी नीड यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज और स्टेट का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि वो स्टेट जो है वो ऑटोनोमस है, यूनियन टेरिटरीज जो है वो ऑटोनोमस नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज की अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है। तो ऑब्वियसली अब जब ये पता चल गया, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि चीफ मिनिस्टर वहां पे स्टेट में हेड होते हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वहां स्टेट में जनरल इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते, यहाँ पे तो सीधा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो रिलेशनशिप अगर देखा जाए, तो स्टेट्स में फेडरल रिलेशनशिप है ना, उनकी अपनी सरकार है, सेंटर में अपनी सरकार है। यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं है, वहां पे यूनिटरी रिलेशनशिप है।
यूनिटरी रिलेशनशिप का मतलब है सेंटर की सरकार है, सेंटर ही कंट्रोल करता है। बट जैसे अभी जम्मू कश्मीर है, वहां पे इलेक्शंस हुए हैं, यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है यहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ऐसा होता है। जैसे दिल्ली भी है, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी है वो। तो ऐसी कुछ यूनियन टेरिटरीज होती हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। गॉट इट? तो मैंने आपको प्रोविजंस बता दिए, इसका सब डिफरेंसेस बता दिए, एडमिनिस्ट्रेशन बता दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो करते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि यूनियन टेरिटरीज में हाँ जी, यहाँ पे कि यूनियन टेरिटरीज, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, सारी यूनियन टेरिटरीज में नहीं होता है, कुछ ही यूटीज में होता है। कि क्या होता है, उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब सरकार होती है। पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर को क्रिएट कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट कर सकता है फॉर यूनियन टेरिटरीज। जैसे उन्होंने पुडुचेरी के लिए बनाया, जैसे उन्होंने दिल्ली के लिए बनाया, जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बनाया। तो ये तीन यूनियन टेरिटरीज हैं, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों के लिए जो हमारी सरकार है, उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान किया है। गॉट इट? और जुरिस्डिक्शन आपको मैं बता चुका हूँ काफी बार, पार्लियामेंट की जो होती है यूनियन टेरिटरीज में, कि अगर आपकी सरकार बन गई, अगर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई आपकी यूटीज में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट आप पे अभी लॉ नहीं बना पाएगा। पार्लियामेंट अभी भी सुप्रीम है, प्रेसिडेंट अभी भी आपके ऊपर है। What it still, even after having a legislative assembly, parliament and president की सुप्रीमेसी बनी रहती है, सुप्रीम यही रहते हैं अभी भी। ये अभी भी आप पे लॉज बना सकते हैं, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गई, आपकी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, आपके पास चीफ मिनिस्टर आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे पार्लियामेंट का कंट्रोल चला गया। पार्लियामेंट अभी भी कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। और जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मैंने आपको बता ही दिया, प्रेसिडेंट जो हैं वो लॉज बना, रेगुलेशंस बना सकते हैं, एक्ट्स, जो ऑर्डर्स दे सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ पुडुचेरी ऑल्सो, प्रेसिडेंट जो हैं वो लॉज बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन कब, जब असेंबली सस्पेंडेड हो या डिसॉल्व हो। गॉट इट? उसके बाद जो हमारा हाई कोर्ट होता है यूनियन टेरिटरी का, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो वो शेयर करेगी अपना हाई कोर्ट जो पंजाब और हरियाणा का है। लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन करेगा। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है, उन पे बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी। पुडुचेरी पे मद्रास हाई कोर्ट की होगी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे कलकत्ता हाई कोर्ट की है। और लक्षद्वीप आइलैंड्स पे केरला हाई कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन है। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इनसे, पुडुचेरी से भी थोड़ी अलग है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें आप कह सकते हैं देयर आर नॉट सच ड्रास्टिक चेंजेस, बट देयर आर चेंजेस। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जब 370 हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया 2019 में, तो जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। और उनको प्रेसिडेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली लद्दाख में नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको बताया ना, जम्मू कश्मीर थोड़ा आपका इसको थोड़े एक्स्ट्रा प्रोविजंस मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर है।
अंडर आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर J&K में है अंडर आर्टिकल 239, एक सेकंड, अंडर आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में अप्लाई किया गया था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जम्मू कश्मीर की, वो लॉज तो बना सकती है स्टेट लिस्ट पे, लेकिन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे नहीं बना सकती। और कॉन्करेंट लिस्ट तो यूनियन टेरिटरीज को एप्लीकेबल होती है। और दिल्ली के बाद पुडुचेरी से कैसे अलग है कि दिल्ली के बाद J&K ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है, जो किसी स्टेट के हाई कोर्ट से नहीं चलती, इनके पास अपना हाई कोर्ट है। लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को फॉलो करती है, जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, लेकिन जम्मू कश्मीर और दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। सो ये पुडुचेरी से इसलिए इस तरह से थोड़ी डिफरेंट है। मैंने आपको क्या बताया कि पुडुचेरी जो है वो मद्रास के हाई कोर्ट के अंदर आती है, लेकिन दिल्ली और J&K के पास अपना हाई कोर्ट है। अब जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में भी अ, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके पास भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो भी अपने लॉज बना सकते हैं। लेकिन वही जो मैंने आपको J&K में बताया, उन मैटर्स पे, स्टेट लिस्ट के सभी मैटर्स पे बना सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किस मैटर पे नहीं बना सकते, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। और कॉन्करेंट लिस्ट जो 7th शेड्यूल की है उसमें तो बना ही सकते हैं, है ना। दिल्ली और पुडुचेरी में क्या डिफरेंस है कि दिल्ली का जो आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है 239 AA। J&K का और पुडुचेरी का है 239 A। लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेचर की क्या है कि पुडुचेरी में, मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, पुडुचेरी में हाई कोर्ट तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल कौन सा लगता है इनमें, 239A। और मैंने आपको दिल्ली में क्या बताया कि ये लेजिस्लेटिव पावर्स इनके पास होती हैं, लेकिन किस में नहीं होती, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस, इन चीजों पे ये लॉज नहीं बना सकते। वेरएज ये जो है ना, ये स्टेट लिस्ट के सारे मैटर्स पे लॉ बना सकती है पुडुचेरी, और कॉन्करेंट लिस्ट पे तो दोनों ही बना सकते हैं। और J&K भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेकिन J&K के पास भी आपका पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे J&K भी लॉ नहीं बना सकती। J&K की असेंबली भी इस पे पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे J&K की भी असेंबली भी लॉ नहीं बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में तो बना सकती है। उसके बाद आपका आ जाता है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं कंसर्निंग यूनियन टेरिटरीज के। इनकी डिमांड रहती है स्टेट बनने के लिए, फिर इनके टाइमली इलेक्शंस नहीं होते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो इनकी टाइम पे नहीं हो पाती है, आर्बिट्रेरीनेस होती है, मतलब मनमर्जी चलती है सरकार सेंटर वाली, इन पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है पावर्स में, ओवरलैपिंग एरियाज हैं कि जो ये जिस चीज पे लॉ बनाना चाहते हैं सेंटर भी लॉ बनाना चाहता है, ओवरलैप कर जाते हैं एरियाज। तो दीज आर सम इश्यूज रिलेटेड विद इट। लेकिन ये हमारा यहाँ पे जो है आपका यूनियन टेरिटरीज टॉपिक comes to an end. Then comes scheduled and tribal areas. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहता है कि एक स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एक स्पेशल सिस्टम चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। किसके लिए, किसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए आपको स्पेशल, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए, जिनको स्पेशल स्टेटस की जरूरत है, स्पेशल सिस्टम की जरूरत है, इनको स्पेशल केयर की जरूरत है। आर्टिकल 244(1) ये हमारा जन्म देता है 5th शेड्यूल को,
इसमें से कुछ एरियाज फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं और कुछ एरियाज जो हैं इनमें से आर्टिकल 244(2) में आते हैं। ये किसको बनाते हैं? ये सिक्स्थ शेड्यूल को बनाते हैं। दे कम अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से स्टेट्स आती हैं? चार स्टेट्स आती हैं, फोर स्टेट्स कम अंडर सिक्स शेड्यूल। इनमें ट्राइबल एरियाज आएंगे जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज आएंगे सिक्स शेड्यूल में। और कौन से ट्राइबल एरियाज आएंगे? जो कि चार स्टेट्स में होंगे। कौन सी चार स्टेट्स? असम, मेघालय, then comes Tripura, and the last one is मिजोरम। इन स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज है ना, वो सिक्स शेड्यूल में आते हैं। अब हम देखेंगे फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल किस बारे में बात करते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि सिक्स शेड्यूल में आपके ये चार स्टेट्स के एरियाज आएंगे, शेड्यूल्ड एरियाज आएंगे। और फिफ्थ शेड्यूल में कौन से ट्राइबल एरियाज आते हैं? प्रोविजंस जो फिफ्थ शेड्यूल में होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल उन शेड्यूल एरियाज का और उन शेड्यूल ट्राइब्स का करते हैं जो कि ये जो चार स्टेट्स है ना, इनको छोड़ के जो बाकी के एरियाज होते हैं। मतलब एक्सेप्ट यहां भी शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स आएंगे इसमें भी। यहां भी मैंने क्या लिखा था? ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज, यस। इसमें भी शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आएंगे, लेकिन एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट दीज द फोर स्टेट्स कौन सी? यही वाली जो मैंने आपको अभी बताई, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मिजोरम। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 244 जो है हमारे पार्ट 10th का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताता है फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। और आर्टिकल 244 इसके जो दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, क्लॉज 1 में वो प्रोविजंस आते हैं, उन शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोविजंस आते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के हैं, अदर देन दीज फोर स्टेट्स। और 244(2) में यानी कि सिक्स शेड्यूल में कौन से आते हैं? जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, इनको सिक्स शेड्यूल में लिया गया है। तो आर्टिकल 244 और सिक्स शेड्यूल ये ट्राइबल एरियाज को स्पेसिफाई करता है जो शेड्यूल एरिया से डिफरेंट है। फिफ्थ शेड्यूल में, सिक्स शेड्यूल में आते हैं ट्राइबल एरियाज विच आर डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड एरियाज जो फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। तो इनके पास अलग अलग पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स हैं। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल एरियाज के पास स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल पावर्स हैं जो कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में काम आते हैं और जो कि इन एरियाज को कंट्रोल करने के काम आते हैं। अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके पास ये एरियाज है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। अब शेड्यूल्ड एरियाज की क्या रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? शेड्यूल्ड एरियाज में ऐसे लोग रहते हैं जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है बाकी लोगों से, और इनको इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। गॉट इट? और शेड्यूल्ड एरियाज जो पार्ट सी में डिफाइंड है फिफ्थ शेड्यूल के, वो उनको कैसे शेड्यूल्ड एरियाज बनते हैं? जो प्रेसिडेंट ऑर्डर डिक्लेयर करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज, जो प्रेसिडेंट बताते हैं शेड्यूल्ड एरियाज को। कौन बताते हैं? शेड्यूल्ड एरियाज आर डिक्लेयर्ड बाय whom? कौन बताते हैं? प्रेसिडेंट बताते हैं। जिसको प्रेसिडेंट बोलेंगे ना कि ये वाला एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, जो वो डिक्लेयर करेंगे बाय एनी ऑर्डर, उसको शेड्यूल्ड एरियाज कहा जाएगा। और इनका क्राइटेरिया क्या होता है? क्या क्राइटेरिया है शेड्यूल एरिया में आने का? कि आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन जो हो वहां पे ज्यादा हो, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। देयर शुड बी डोमिनेंट अमाउंट और डोमिनेंट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन।
साइज जो है वो कॉम्पैक्ट साइज है, छोटा साइज हो, कॉम्पैक्टनेस इन साइज ऑफ एरिया। जो आपका एरिया है, जो शेड्यूल एरिया है, वो साइज में छोटा होना चाहिए। और ये एक इसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होनी चाहिए, मतलब आप एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होनी चाहिए। वायबल मतलब जिसको जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी की जा सके, मतलब आपका कुछ डिस्ट्रिक्ट तो होनी चाहिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, कोई ताल्लुक होना चाहिए, कोई ब्लॉक होना चाहिए। उस तरह से आपकी एक यूनिट होनी चाहिए, कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बनने लायक। उसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए। जिस एरिया में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी, उस एरिया को ही इस क्राइटेरिया के अंदर लिया जाएगा। अगर आपके नेबरिंग एरियाज जो हैं उससे आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो आपको शेड्यूल्ड एरिया में लिया जाएगा। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, इस क्राइटेरिया को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये क्राइटेरिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता इस क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन इसको पर्टिकुलर एरिया को अलग अलग क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किए गए हैं अलग अलग ऑर्डर से एक्ट्स के द्वारा। तो वहां से हमारे शेड्यूल्ड एरियाज निकल के आते हैं। अब आता है कि हमारा जो आर्टिकल 244, 244 ए और 390, 339, इनका सब्जेक्ट मैटर जानते हैं। कौन सा आर्टिकल और इनका क्या सब्जेक्ट मैटर क्या है इनका आर्टिकल्स का, ये जो जानना जरूरी है आपके लिए। आर्टिकल 244, आर्टिकल आई वुड से 244 ए, एंड देन आर्टिकल 339। तो आर्टिकल 244 क्या बोलता है, ये हमने अभी बताया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। 244 ए क्या है कि ऑटोनॉमस स्टेट जो अ, एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाई जानी चाहिए। ऑटोनॉमस स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी चाहिए, जिसमें ट्राइबल एरियाज के जो जिसमें ट्राइबल एरियाज होंगे, ट्राइबल एरियाज की ना एक काउंसिल होती है, एक ऑटोनॉमस स्टेट बनती है, उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट बनती है, जो असम में जैसे है। इसमें एक लोकल लेजिस्लेचर बनाया जाता है, लोकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है, या फिर दोनों ही बनाए जा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये अपनी अपने जो है वो खुद बना सकते हैं, अपने लेजिस्लेचर, अपने लॉज खुद बना सकते हैं, जिसमें लोकल लेजिस्लेचर होगा, लोकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। लोकली, स्टेट लेवल पे नहीं, लोकल ये अपने खुद के बना सकते हैं, या दोनों चीजें। और 339 क्या कहता है कि जो यूनियन है ना, वो किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, किस तरह से, मतलब पूरी तरह नहीं करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंट्रोल जो यूनियन है, वो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, इनके वेलफेयर के लिए, फॉर देयर वेलफेयर ऑफ एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज। देन देर आर स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस किसके, आपके फिफ्थ शेड्यूल के और सिक्स शेड्यूल के कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे कि फिफ्थ शेड्यूल में और सिक्स शेड्यूल में डिफरेंसेस क्या है। फिफ्थ शेड्यूल किस एरिया की बात करता है, सिक्स शेड्यूल किस एरिया की बात करता है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है डिक्लेयर करने की कि शेड्यूल एरियाज कौन से हैं, नॉन शेड्यूल एरियाज उनसे किस तरह से अलग है। और ये कैसे होता है, ये प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को कंसल्ट करते हैं उस स्टेट के, कि आपकी स्टेट में अगर कोई शेड्यूल एरियाज है तो बताइए। और फिर वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट जो है उसके बाद डिक्लेयर करेंगे। तो अब हम आते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। पहले तो सबसे बड़ी बात ये जानते हैं फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल का क्या मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। व्हाट आर द ट्राइबल एरियाज अंडर दीज, आई वुड से स्टेट्स या एरियाज। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की हमने, तो असम में आता है नॉर्थ
चाहर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज, ये असम में आते हैं। मेघालय में आते हैं खासी हिल्स, जयंता हिल्स, गारो हिल्स, इनके डिस्ट्रिक्ट। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट उनका एक डिस्ट्रिक्ट होता है। और मिजोरम में उनका चकमा डिस्ट्रिक्ट होता है, मारा डिस्ट्रिक्ट होता है और लाई डिस्ट्रिक्ट होता है। दीज आर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आई वुड से, जिनके पास जो ट्राइबल एरियाज में आते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहली चीज कि फिफ्थ, व्हाट कम्स अंडर फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ, अच्छे से क्यों लिखा जा रहा है, फिफ्थ शेड्यूल वर्सेस, जब हम डिफरेंस करेंगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। तो नेचर क्या है गवर्निंग बॉडी का, नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गवर्निंग बॉडी। पहले नेचर की बात करेंगे हम, फिर उनकी पावर्स की बात करेंगे, व्हाट आर देयर पावर्स। फिर हम उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि उनकी उनके पास फाइनेंशियल कौन कौन सी पावर्स हैं, फाइनेंशियल कौन कौन सी इंडिपेंडेंस है उनके पास। फिर उसके बाद हम जानेंगे इनकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कि ये बनाई कैसे जाती हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है। देन कम्स इनकी रेंज क्या है पावर्स की, रेंज, रेंज ऑफ पावर्स। एंड देन एट लास्ट कम्स कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इसके अंडर आती हैं। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद दीज डिफरेंसेस, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के डिफरेंसेस। तो पहले तो हमने बताया कि नेचर क्या है गवर्निंग बॉडी का, इनको कौन सी बॉडी गवर्न करेगी। तो फिफ्थ शेड्यूल में आती हैं ट्राइबल काउंसिल्स बनाई जाती हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनती हैं। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनती हैं फिफ्थ शेड्यूल में। और ये कौन बनाता है, रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। जो इनका स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट का लेजिस्लेचर जो है वो ये इनका गवर्निंग बॉडी को बनाएगा। गवर्निंग बॉडी कौन सी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स। सिक्स शेड्यूल में क्या है, इनकी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। कौन सी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इनकी एडवाइजरी गवर्निंग बॉडी को क्या जाता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर रीजनल काउंसिल्स, रीजनल काउंसिल्स। और इनको कौन बनाता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है भाई, इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको पावर देता है बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। देन कम्स इनकी पावर्स क्या हैं, बन तो गई, बना तो हमने दी, सॉरी, बना तो हमने दी। नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ दीज बॉडीज, इनके पास क्या क्या क्षमता है, क्या क्या ताकत है, क्या क्या चीज को गवर्न कर सकते हैं। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है इनके पास, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है इनके पास लिमिटेड पावर रहती है, लिमिटेड पावर है इनके पास। क्या है, लिमिटेड पावर है, जो मोस्टली एग्जीक्यूटिव होती हैं। मतलब ये अपने ज्यादातर लेजिस्लेटिव नहीं होती, मतलब लॉज वगैरह ज्यादा बना नहीं पाते, ये लॉज नहीं बना पाते। लेकिन एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन होता है हमारी गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस होते हैं, किस तरह से लॉज को एग्जीक्यूट किया जाए, वो चीज ये कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें शेड्यूल्ड एरियाज जो इसके अंदर आते हैं ना, फिफ्थ शेड्यूल के शेड्यूल्ड एरियाज, उसमें क्या होता है, उसमें जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होती है ना, स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर, वो भी एक्सरसाइज कर सकती है स्टेट, इनके ऊपर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर भी लग सकती है, स्टेट भी इन पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले सकता है। देन कम्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होती है ना, ये एक्सटेंसिव पावर्स होती हैं, इनके पास जो पावर्स हैं वो एक्सटेंसिव हैं, ज्यादा हैं इनके पास पावर्स एज कंपेयर टू फिफ्थ शेड्यूल एरियाज।
तो इनके पास एक्सटेंसिव पावर्स क्या है? इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हैं ही, फिफ्थ शेड्यूल की तरह एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हैं ही इनके पास, प्लस इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, ये अपने लॉज भी खुद बना सकते हैं सिक्स शेड्यूल वाले एरियाज। और इसके साथ साथ इनके पास जनाब जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। तो आपको समझ आ रही है कितनी स्ट्रांग बॉडी है। इनके पास अपनी ही एग्जीक्यूटिव है, अपनी ही लेजिस्लेटिव है, अपनी ही जुडिशरी है, जुडिशियल पावर्स। और ये सब आते कहां से हैं? तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन देता है इनको। अगेन इट ऑल कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट नहीं देता है। देन कम्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देन कम्स व्हाट? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देन कम्स, एक सेकेंड, देन कम्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो अपने कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस ये ले सकते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कितनी है इनके पास? तो फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइब्स एडवाइजरी या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है इनकी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है, उनके पास बजट प्रिपेयर करने की कोई भी फाइनेंशियल पावर नहीं है। फाइनेंशियल पावर टू प्रिपेयर अ बजट, इनको अपना बजट बनाने की पावर नहीं है। फॉर देमसेल्स, खुद के लिए ये बजट नहीं बना सकते हैं। नो, नो पावर। गॉट इट? वेयर एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये एम्पावर की जाती हैं। दे दीज काउंसिल्स आर empowered to prepare their own budget. Wow, to prepare a budget for their respective council। ये अपनी रिस्पेक्टिव काउंसिल के लिए, अपनी अपनी काउंसिल्स के लिए, हर एरिया जो सिक्स शेड्यूल में अंदर आता, सिक्स शेड्यूल के अंदर आता है, वो अपनी अपनी काउंसिल के लिए अपना अपना बजट बना सकते हैं। देख रहे हो इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। उसके बाद आते हैं इस्टेब्लिशमेंट। इनको इस्टेब्लिश कौन करता है? क्या इस्टेब्लिशमेंट है इनकी? इस्टेब्लिशमेंट, हाउ दे आर इस्टेब्लिश्ड। तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट क्या है कि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है। प्रेसिडेंट अथॉरिटी, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे भारत के, उनके पास अथॉरिटी है कि वो किसी एरिया को शेड्यूल एरिया अनाउंस कर सकते हैं, या फिर कोई शेड्यूल एरिया है उसको रिनाउंस कर सकते हैं, मना कर सकते हैं एज अ नॉन शेड्यूल एरियाज, एज अ नॉन शेड्यूल एरिया, या किसी पार्ट, शेड्यूल एरिया किसी पार्ट को नॉन शेड्यूल एरिया बता सकते हैं, पूरे के पूरे शेड्यूल एरिया को भी नॉन शेड्यूल एरिया बता सकते हैं। मतलब किसी एरिया को शेड्यूल बनाना है या उसको शेड्यूल एरिया की लिस्ट से हटाना है, दैट is under fifth schedule, that is the authority of the president। और वो इसको करेंगे with consultation of governor of that state। जिस कंसर्न स्टेट के बारे में बात की जा रही है उसके गवर्नर की कंसल्टेशन ली जाएगी। वेयर एज जो सिक्स शेड्यूल है वहां पे गवर्नर जो है ना, गवर्नर हैज द पावर। इधर गवर्नर को पावर होती है टू क्रिएट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। वो पूरी की पूरी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को बढ़ा घटा सकते हैं। गॉट इट? तो गवर्नर हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन, या फिर किसी और रीजन की, किसी और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की, रीजन की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी नई डिस्ट्रिक्ट ही बना सकते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो ये गवर्नर की पावर है। देन कम्स रेंज ऑफ पावर्स। इनकी ये जो हमने अभी जिसकी बात की, उनकी रेंज क्या है? रेंज ऑफ पावर्स, किस तरह की रेंज है इनकी पावर्स की? तो जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उनकी जो पावर्स एंड फंक्शंस है ना वो मिनिमल है, और स्टेट कैबिनेट डिसाइड करती है इनकी जो पावर्स। मिनिमल, दे हैव मिनिमल पावर्स एंड फंक्शंस।
इनके पास टीएसी जो है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, इनके पास मिनिमल पावर है, जो कि प्राइमरीली डिसाइड कौन करता है, प्राइमरीली जो डिसाइड करते हैं, प्राइमरीली डिसाइडेड बाय स्टेट कैबिनेट। स्टेट की कैबिनेट जो है वो डिसाइड करेगी आपकी पावर्स क्या है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। वेयर एज जो सिक्स शेड्यूल है, इनके पास एक लंबी लिस्ट है आइटम्स की, जिसके ऊपर ये अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर। इनकी जो सिक्स शेड्यूल जो है वो, दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट of items on which the district or regional councils could exercise powers, या आप लिखें could exercise its powers। तो इनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सिक्स शेड्यूल में, इनके पास काफी सब्जेक्ट्स हैं। उनकी जो फिफ्थ शेड्यूल वाले हैं उनके पास थोड़े कम सब्जेक्ट्स हैं, मिनिमल जो है उनके पास मिनिमम पावर्स हैं, मिनिमम जो हैं फंक्शंस हैं, और वो भी स्टेट कैबिनेट डिसाइड करता है। फिर फिफ्थ शेड्यूल जो है ये कौन सी स्टेट्स पे है? उन एरियाज पे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के लगेगा। और ये प्रेजेंटली देयर आर 10 स्टेट्स इस शेड्यूल के अंदर। और सिक्स शेड्यूल में तो आपको पता ही है ये कौन से ट्राइबल एरियाज पे लगता है, जो कि असम में होंगे, मेघालय में होंगे, त्रिपुरा में होंगे, और जो मिजोरम में होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने बात की फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल की, कि इनकी क्या क्या नेचर, इनकी कौन सी गवर्निंग बॉडी होती है, किस तरह की बॉडीज बनाई जाती हैं इनके उसके लिए, गवर्नेंस के लिए। उसके बाद ये हम देखते हैं कि इनके पास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, लेकिन इनके पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या रीजनल काउंसिल है, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाती हैं। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस, जो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं कुछ। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर की पावर होती है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे गवर्नर की पावर होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर होती है। जो पार्लियामेंट के लॉज होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज होते हैं वो इनको नहीं लगते हैं, इधर कुछ लगते हैं, इधर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज नहीं लगते हैं। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके उसमें 30 मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देयर आर 30 मेंबर्स। जो चार जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और जो 26 जो हैं वो इलेक्ट होते हैं बाय इलेक्शंस अडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि दी जाती है इनको। और इलेक्टेड मेंबर जो हैं 5 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। और हर ऑटोनॉमस रीजन की सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है। मैंने बताया ना आपको, ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव काउंसिल्स के लिए बजट बना सकते हैं। सो इनके पास, हमने बोला, इनके पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, इनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव तो है ही, उसके साथ लेजिस्लेटिव भी है, उसके साथ जुडिशियल भी है। और इनको पावर स्टेट लेजिस्लेचर देती है, इनको तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सिक्स शेड्यूल में। गॉट इट? देन इनके पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, इनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, ये अपना बजट नहीं बना सकते, ये अपने बजट भी बना सकते हैं खुद से, है ना? तो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, जो कि मैंने आपको बताया है। आई होप आज की क्लास आपको मज़ेदार लगी होगी। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स गोइंग ऑन फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, सिंस पास्ट फ्यू डेज। तो हमने आज पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े। देन हमने इसका एवोल्यूशन पढ़ा कि यूनियन टेरिटरी आई कहाँ से, किस तरह से इसका आइडिया बन के आता है। देन हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर अपना किया स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, विच इज देयर आर 12 स्टेट्स, और इनकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वेलफेयर के लिए हमने बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए इन स्टेट्स को ये प्रोविजंस दिए गए हैं।
वो मैंने आपको इनके आर्टिकल्स बताए डिफरेंट। दिस इज अ स्मॉलर चैप्टर। उसके बाद मैंने आपको यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज बताया। पहले यूनियन टेरिटरीज का मैंने आपको बताया कि वाई दे आर नीडेड, या इसके रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स बताए। फिर हमने पुडुचेरी, दिल्ली और जेएंडके की यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस किया, इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने देखे। बिकॉज दीज थ्री यूनियन टेरिटरीज वो हैं जो कि बाकी यूनियन टेरिटरीज से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। और फिर हमने देखा कि इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली से किस तरह से डिफरेंट है। ये जो हैं स्टेट लिस्ट पे लॉज बना तो सकते हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे ये दोनों लॉज नहीं बना सकते। ये स्टेट की सारी लिस्ट पे, पूरी की पूरी लिस्ट पे लॉज बना सकता है पुडुचेरी। एंड देन देयर वाज अगेन अनदर डिफरेंस कि दिल्ली और जेएंडके के पास अपना हाई कोर्ट है, वेयर एज और किसी यूटी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। देन वी केम टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इसके हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल को डिस्कस किया। उनके शेड्यूल एरियाज की जो डिक्लेरेशन है वो कौन देगा, वो हमने डिस्कस किया। हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया, हाउ शेड्यूल एरियाज आर, किस क्राइटेरिया पे हाउ दे आर डिक्लेयर्ड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्राइटेरिया। Then we saw some articles regarding it, and then we saw the most important difference between these two। इनकी गवर्निंग बॉडी को देखा हमने, उनकी पावर्स को देखा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को देखा, इनकी एस्टेब्लिशमेंट को देखा, इनकी रेंज ऑफ पावर्स को देखा, और देन वी केम टू द स्टेट। सो थैंक यू विद दैट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू संविधान आईएएस वंस अगेन। इसके साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको नोट्स एंड पीडीएफ मिल जाएंगी, ये जो लेक्चर्स हैं हमारे उसकी। और इसी के साथ आई होप कि आप सबका दिन अच्छा हो, आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आई होप यू आर डूइंग सी सैट अलॉन्ग विद इट। आप सी सैट साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं सी सैट की, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी वीडियो में कि सी सैट को आपको हमेशा साथ लेके चलना है, ताकि वो अंत में आपके ऊपर एक बोझ ना बन जाए। सो विद दैट आई होप वेरी गुड day to all of you, and I hope you are enjoying the lectures. Keep watching हमारा। Let's see you in the next lecture. Thank you once again. Bye bye.